बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेक्शन ई। आज की इस वीडियो के अंदर सेक्शन ई के पास्ट एससीक्यूज को या यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ अ वेरी हाई टफ रूटीन विद द लॉन्ग आवर्स एंड एक्सेसिव वर्कलोड। ओके, तो ज़्यादा स्ट्रेस वाला, ये स्ट्रेस वाले टॉपिक में से एससीक्यू डिराइव किया गया है। तो स्ट्रेस के इमोशनल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं और वो कौन से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होते हैं जिनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी बोलते हैं, जो आप सजेस्ट करोगे स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है, यानी तो स्ट्रेस की टाइप्स क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस का, फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है। ओके, इस टॉपिक में लिखा हुआ है। और इसके अलावा फिजिकल के अलावा इमोशनल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, बिहेवियर मैनिफेस्टेशन क्या होती है, फिर फाइनली इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है और फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेस एक कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो हमारे होम्योस्टैटिक या एलोस्टैटिक मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है और दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर जो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज वगैरह आ सकता है, नॉइस है, हंगर है, डिजीज है, स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग है। जबकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक लो सेल्फ स्टीम है, सोशल फैक्टर्स है, जॉब स्टेबिलिटी है, कैरियर सेटिस्फेक्शन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक हो गया, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। ये सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेस की क्या मैनिफेस्टेशन होती है, तो स्ट्रेस की एक फिजिकल या फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, फिर इसकी इमोशनल मैनिफेस्टेशन होती है और फिर बिहेवियर मैनिफेस्टेशन होती है। ओके, अब किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई स्ट्रेस आ गया है तो वो इसका रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में शो करेगा, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करेगा, या फिर रेस्ट और डाइजेस्ट वाला रिस्पॉन्स शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए या स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों की एक्टिवेशन हो सकती है। कुछ लोग सिंपैथेटिक रिस्पॉन्ड करते हैं, सिंपैथेटिक रिएक्शन को शो करते हैं, कुछ पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन को शो करते हैं। सिंपैथेटिक का मीन है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होते हैं। जो सिंपैथेटिक रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं या उसके जरिए क्या करते हैं, स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें एंजाइटी होती है, फेयर होता है, एंगर होता है और इरिटेबिलिटी होता है। ठीक है, यानी वो फाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। कहते हैं कि इसमें आपको हाइपर विजिलेंस, हाइपर अराउजल और इंक्रीज स्टार्टल रिस्पॉन्स ये भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो हो जाएगा सिंपैथेटिक रिएक्शन। पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन या पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्डर गिल्ट को शो करते हैं, ग्रीफ को शो करते हैं, सैडनेस है, डिप्रेशन है, और ये शो करते हैं कि या फिर इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि लोगों ने इनको अबैंडन कर दिया, लोगों ने इनका बाइकआउट कर दिया है और ये लोगों से आइसोलेटेड रहते हैं, किसी दूसरे से हेल्प नहीं मांगते होते। तो ये आ जाएगा इमोशनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रेस है। इसके अलावा कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी होती है जो डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन शो करती है, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, कार्डियोस्पैज्म हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से एमआई हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। जीआईटी के अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर है, डूडिनल अल्सर है। अब इसमें सिंपैथेटिक के अलावा पैरासिम्पैथेटिक दोनों की एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, क्रॉन डिजीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। क्रॉन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस को मिला के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल डिजीज दोनों के दोनों ये कोलोन की डिजीज होते हैं। ठीक है, हार्मोनल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर यानी ऊपर और नीचे दोनों हो सकती है। इम्यून के अंदर एलर्जिक डिसऑर्डर हो सकती है, एसएलई हो सकता है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, एड्स हो सकता है। इंटेगमेंट्री के अंदर न्यूरोडर्मेटाइटिस होता है, प्लूराइटिस होता है, सोरियोसिस होता है, एलोपीकिया होता है, एक्नी है। ठीक है, ये स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोमस्कुलर या स्केलेटल के ऊपर क्रॉनिक पेन है, हेडेक है, सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन हो सकता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में पेन होता है, रेनॉल्ड डिजीज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एस्थमा होता है, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम होता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होती है। कुछ बिहेवियर मैनिफेस्टेशन होती है स्ट्रेस की, उसमें सोशल विड्रॉल है, या आपकी नींद पूरी नहीं होती, ईटिंग हैबिट्स ख़राब है, पुअर ईटिंग हैबिट्स है, पुअर एक्सरसाइज है, या कुछ ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग है, कुछ ज़्यादा स्मोकिंग है, ड्रग एब्यूज़ है, केयरलेसनेस है। ओके, या अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम होती है,
ओके, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है बिहेवियर मैनिफेस्टेशन और स्ट्रेस के अंदर। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रेस। इसके बाद है व्हाट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन यू वुड सजेस्ट फॉर हिम। अब स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हो सकती है, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिसको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या करोगे। पहला है मैनेजिंग द स्ट्रेसर। स्ट्रेसर जो स्ट्रेस देने वाला कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि बिहेवियर को मैनेज करना है, मैनेज योर बिहेवियर है, टाइम को मैनेज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन करनी है, या उसको ख्याल रखना है, रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन के अंदर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाती है, सोशल सपोर्ट है, दूसरे बंदों के साथ कम्युनिकेशन करना स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। और लास्ट नहीं, बस यहीं पे आगे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पहला है मैनेजिंग द स्ट्रेस, लेकिन इससे पहले एक कंडीशन लिखी हुई है कि हमारा जो गोल होता है स्ट्रेस को मैनेज करने का, हमारा जो गोल होता है कि यू स्ट्रेस वाली कंडीशन को अचीव कर लेना। यू स्ट्रेस एक वो कंडीशन होती है जिसमें पर्सन किसी भी स्ट्रेस को मैनेज कर रहा होता है, या जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम डिग्री ऑफ द स्ट्रेस, जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल होता है, ठीक है। तो हमने किसी तरह से हाइपर स्ट्रेस से यू स्ट्रेस वाली कंडीशन में जाना है। इस कंडीशन के अंदर जो पर्सन की हेल्थ होगी वो काफ़ी ज़्यादा गुड होगी, वो रिलैक्स होगा, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्किल को, अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूव कर रहा होता है। तो वह कौन कौन से आगे तरीके बताए हुए हैं, ठीक है, तो जिनसे आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। एग्जाम में कभी कभार पॉजिटिव कोपिंग और नेगेटिव कोपिंग मेथड भी आ जाती है, ओके। पॉजिटिव कोपिंग मेथड फॉर मैनेजिंग द स्ट्रेस, इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, दूसरों से हेल्प मांगना, सोशल सपोर्ट को यूटिलाइज करना और ऑप्टिमिस्टिक रहना, ठीक है, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये पॉजिटिव कोपिंग स्टाइल होते हैं। नेगेटिव कोपिंग स्टाइल के अंदर अपने आप को सेल्फ ब्लेम करना, या कोई विशफुल थिंकिंग होती है, या थिंग्स को अवॉइड करना, ओके, और ठीक है, या कुछ ज़्यादा पर्सनल ले लेना चीज़ों को। तो ये नेगेटिव कॉपिंग मेथड होते हैं जो रिलेटिवली पुअर होते हैं स्ट्रेस की मैनेजमेंट के अंदर, ओके। तो पहला है मैनेजिंग द स्ट्रेसर, तो स्ट्रेसर को मैनेज करना। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने पास्ट फेलियर के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना। पहले हम मैनेजिंग द स्ट्रेसर की बात करते हैं। कोई ऐसा एजेंट या कोई ऐसा फैक्टर जो उसको स्ट्रेस दे रहा होता है तो उसको बोलती है स्ट्रेसर, ठीक हो गया। अब हमेशा स्ट्रेसर के कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते होते हैं। तो आपने उस एस्पेक्ट को कंट्रोल करना है और आपने कोशिश करनी है कि एक वक्त में या एट अ टाइम एक ही टास्क लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा टास्क ले लिया है या असाइनमेंट्स ले लिया है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, ओके। अब इसके बाद नंबर 2 आता है मैनेजिंग द बिहेवियर। मैनेजिंग द बिहेवियर के अंदर आपने पास्ट वाले फेलियर के ऊपर रिलाई नहीं करना, बल्कि जो अब, क्योंकि पास्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, अब आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो हो सकता होता है और जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता, आपने कहना मैं कर सकता हूँ। तो अडॉप्ट करना है कैन डू एटीट्यूड, ओके, ठीक हो गया। एंगर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, ओके। और आपने ये रिमेंबर करना है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी दूसरे बंदे के ऊपर गुस्सा है तो आपने उस अपने बंदे को या अपने आप को उस कंडीशन के अंदर डाल के रखना है, ठीक है, ओके। या फिर आपने ये सोचना है कि अगर आप उस कंडीशन में होते तो आपके साथ क्या सलूक होता या आप क्या एक्सपेक्ट करते दूसरे से, ओके। तो ये तो हो जाएगा मैनेजिंग द बिहेवियर। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना है, हर सुबह एक लिस्ट बनानी है कि आज के दिन मैंने ये काम करना है, आज के दिन मैंने ये काम करना है, और फिर उनकी प्रायोरिटी वाइज तरतीब देनी है, ठीक हो गया। अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनको सबसे ऊपर रखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये नॉर्मली जो होता है प्रोडक्टिव वर्क वो 45 मिनट्स तक होता है। फिर आपने 45 मिनट के बाद छोटा सा 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना है, फिर दोबारा से अपने वर्क को स्टार्ट कर लेना होता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा मैनेजिंग योर टाइम। और यहाँ पे ये भी है कि जो अनरीजनेबल डिमांड्स होती है, जिनका कोई किसी काम नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, तो उनको आपने नो कह देना है, ठीक हो गया, ओके। और आपने अपने जो फ्री का जो टाइम होता है जिसको आपने एंजॉय करना है, तो ठीक है, तो आपने अपने आप को परमिशन देनी है कि मेरे पास जो फ्री का टाइम है 15 से लेकर 20 मिनट या आधा घंटा है, इसको मैंने अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, अपनी हॉबी को यूटिलाइज करना है इसमें। इसके बाद है मैनेज योर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना। आपने कुछ ऐसे थिंग्स को एक्सेप्ट करना है जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, तो आपने उनको एक्सेप्ट कर लेना, हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इससे आप अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से कॉम्बैट कर सकते हो। इसके बाद एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, 3 से लेकर 5 मरतबा एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर, या वैसे एक दिन में 1 से लेकर 2 मरतबा तो एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। इसकी वजह से भी बंदा अपने स्ट्रेस को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकता है।
कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना जैसे कॉफ़ी होती है, फैट वाली फूड रिलेटिवली कम कंज्यूम करनी, शुगर वाले फूड को भी ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन फाइबर को, विटामिन बी को और विटामिन सी वाली डाइट्स को आपने अडॉप्ट करना है। इसके बाद रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के अंदर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाती है, मेडिटेशन आ जाती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, या किसी हॉबीज़ में इंगेज होना जो आपको एनर्जी दे, फ्यूल दे, ताकि आप सारे स्ट्रेस को कंपैट कर सको। एग्जाम में कभी कभार प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में सवाल आता है। प्रोग्रेसिव मसल प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर एक मसल या उसके ग्रुप ऑफ मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, टेंस फील कराते हो, 5 to 7 यानी 5 से लेकर 7 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट कराते हो और फिर उसको रिलैक्स करवाते हो 20 से लेकर 30 सेकंड में। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं मसल्स के जो इन्वॉल्व होते हैं। पहला है अपर लिम्ब के मसल्स, फिर इसके बाद हेड एंड नेक के मसल्स है, फिर इसके बाद ट्रंक के मसल्स है, और लास्ट में जो चौथा ग्रुप आता है वो लोअर लिम्ब के मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक में आता है। नेक्स्ट रिलैक्सेशन की बात आता है सोशल सपोर्ट, कि अपने आपने सर्कल बनाना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, जिनके साथ आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, इससे भी आपको एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया और हमने पूरे स्ट्रेस वाले टॉपिक को भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ओके, इसके बाद है अ 40-year-old एग्जेक्टिव कम्स टू यू विद द प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। तो स्लीप हाइजीन के जनरल प्रिंसिपल्स बताओ। ओके, अब वैसे टू बी ऑनेस्ट ये वाला जो सवाल था ये स्लीप वाले टॉपिक से लिया गया है, और जो स्लीप वाला टॉपिक है ये सेक्शन ई में नहीं आता बल्कि सेक्शन सी के अंदर आता है। वैसे सेक्शन सी के अंदर लिखा हुआ था स्लीप वाला टॉपिक, तो इसके जो पॉइंट्स है स्लीप वाले टॉपिक से ही डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ स्लीप वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये स्लीप हाइजीन वाला टॉपिक है। ठीक है, स्लीप हाइजीन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्लीप हाइजीन को मेंटेन करते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आपने सोना और जागना एक ही टाइम के ऊपर है, अपनी डेली रूटीन बनानी है कि इस टाइम पर मैंने सो जाना है, इस टाइम पर मैंने उठ जाना है। ओके, ठीक है, यहाँ तक कि वीकेंड पर या छुट्टी पर भी ऐसे ये काम करना है। दोपहर के वक्त या शाम के वक्त आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है थोड़ी बहुत, और जिस रूम के अंदर आप सो रहे हो उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम होना चाहिए। रात को सोने से पहले बेड टाइम स्नैक्स लेने चाहिए, हल्के फुल्के स्नैक्स जिसमें कैल्शियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर हो। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, और शाम की और ईशा की नमाज ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, दोपहर के वक्त लॉन्ग नैप्स को अवॉइड करना है। नैप्स को आई थिंक उर्दू में कैलोला बोलते हैं। ओके, और सोने के बाद अपने बेड को क्लीन करना है और साफ़ सुथरा कर लेना है, सेट कर लेना है, और आपने बेड में उसी वक्त जाना है जब आपको नींद आ रही हो। अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको रेगुलर टाइम पर रखना है, यानी आपने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने दोपहर का, रात का खाना खाना है। ठीक है, और रात के वक्त स्पेशली लार्ज मील्स को अवॉइड करना है। सेंसरी स्टिमुलेशन को अवॉइड करना है, लाइक टीवी या सेल फोन का यूज़ करना। कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ इवनिंग में नहीं करना। एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करनी। जो CNS स्टिमुलेटिंग ड्रग होती है लाइक एम्फीटामिन है, कोकेन है, और इसके साथ MDMA है, इनको अवॉइड कर देना है आपने। ओके, तो ये तो हो जाएगा स्लीप हाइजीन में। इसके बाद वन ऑफ योर पेशेंट टुक अपॉइंटमेंट फ्रॉम यू फॉर हिज डेंटल ट्रीटमेंट ऑन सेवरल ओकेजन बट ही नेवर टर्न्ड अप। यू सस्पेक्ट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंटल फोबिया। तो डेंटल फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए या एलिसिट करने के लिए आप क्या करना चाहोगे या कौन से क्वेश्चन करना चाहोगे। यानी कुछ लोग को डर लगता है कि जैसे उनका दांत निकलेगा तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत तकलीफ होगी और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो उनको डेंटल फोबिया होता है। तो डेंटल फोबिया का कॉज क्या होता है, फियर ऑफ पेन है। ठीक है, या फियर ऑफ इंजेक्शन है कि इंजेक्शन से इतना काम नहीं करेगा, या इंजेक्शन की वजह से दर्द होगा। एनेस्थीसिया से फियर डर लगता है, या हेल्पलेसनेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या फिर एम्ब्रेसमेंट आना शुरू हो जाती है, या उसकी जो पर्सनल प्राइवेसी वगैरह या पर्सनल स्पेस उसका लॉस का सामना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि वो इसके फोबिया को एलिमिनेट कर सके। लाइक वो ये पूछेगा कि डेंटल एग्जाम से पहले क्या आपको रात में सोने की शिकायत थी, या आप रात को सो नहीं सके थे सही तरह से, या आपको कोई एनजाइटी थी, या फिर आपको नर्वसनेस थी जब आप वेटिंग रूम में थे, या फिर जब आप डेंटिस्ट के पास जाने का सोच रहे थे तो आपको फील आ रही थी क्राई वाली, या फिर एनजाइटी वाली, टेंशन वाली, या फिजिकली इल वाली फीलिंग आ रही थी, या फिर आपको जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या वाइट कोट पर्सनल को देखने के बाद क्या एनजाइटी होती है, या फिर डेंटल विजिट के जो थॉट होता है क्या वो फिजिकली इल वाली फीलिंग देता है आपको। ओके, या अगर जो डेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं जब वो माउथ के अंदर प्लेस किए जाते हैं तो क्या आपको कोई ट्रबल ब्रीदिंग होती है, या कोई पैनिक डिसऑर्डर वगैरह कोई होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं ताकि डेंटल फोबिया को एलिमिनेट किया जा सके।
और आपको बता चुका हूँ कि डेंटल फोबिया की क्या कॉजेज होती है। फियर ऑफ पेन है, इम्ब्रेसमेंट होती है, एनेस्थीसिया का फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है, और फेलियर ऑफ इंजेक्शन होती है। तो ये डेंटल फोबिया की क्या होती है, कॉजेज होती है। एग्जाम में कभी कभार साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी आ जाती है ताकि एंजाइटी को रिमूव कर सके। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग है, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, और तीसरी होती है हिप्नोथेरापी होती है। ठीक है, तो ये हिप्नोथेरापी, इनसे आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह जो कि डेंटल फोबिया की जो एंजाइटी को ऐड करते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते होते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 वे बताने हैं जिसमें स्ट्रेस को मैनेज कर सके। तो आपको मैं सारे बता चुका हूँ। मैनेजिंग द स्ट्रेसर है, मैनेजिंग द बिहेवियर को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, एक्सरसाइज न्यूट्रिशन करना, मसल रिलैक्सेशन है, और सोशल सपोर्ट होती है। ये आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने तकरीबन पढ़ लिया है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है सेक्शन ई की। तो आई थिंक इसमें कितने एमसीक्यूज है सेक्शन ई के अंदर? सेक्शन ई के अंदर एमसीक्यूज है तक, सॉरी एससीक्यूज है, तो वैसे दिए हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स तो लगेंगे इसके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।